गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दासा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज फिर से बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो लेवल्स जो सीरीज स्टार्ट किए थे, उस सीरीज का आज तीसरा वीडियो है। मैंने इसके पहले के वीडियो में यह बता दिया था कि वर्ब की फैमिली क्या है और वर्ब कितना इम्पॉर्टेंट है, वर्ब का जानकार कौन है और टेंस हम क्यों पढ़ते हैं। या आप सेकंड वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा। आज बात करेंगे हम लोग टेंस के ऊपर। टेंस तो हम लोग समझ गए हैं कि टेंस जो होते हैं वो वर्ब का जानकार है, वो वर्ब को स्टडी करता है। अब एक प्रचलन है हमारे समाज में, लोग यह कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम इज आर या बी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यह सरासर गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एम इज आर का प्रयोग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम ये मान ले या यह बोल दे कि इंग्लिश ग्रामर एक मशीन है, तो टेंस उस मशीन का कोई पार्ट्स नहीं है। टेंस केवल मात्र वो टूल्स है जिससे मशीन को टाइट, लूज या फिर मरम्मत किया जा सकता है या उसके विषय वस्तुओं को जाना जा सकता है। जैसे नट बोल्ट को लगाया मशीन में तो निश्चित रूप से टूल्स का प्रयोग किया है, वो टूल्स टेंस है। टेंस केवल मात्र हथियार है और इसके जानकारी, हथियार के जानकारी के बिना हम इंग्लिश ग्रामर को क्लिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इंग्लिश ग्रामर का टूल्स है। पूरा इंग्लिश ग्रामर जो है वो एक मशीन है। तो हम लोग इस टूल्स को तीन भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट कौन है, पास्ट कौन है, फ्यूचर कौन है, ये हमें जानना जरूरी होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस लिखने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में आता है ना, पास्ट में आता है ना, फ्यूचर में आता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब जो बीत गया है और फ्यूचर का मतलब भविष्य, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। भविष्य मतलब भविष्य में आने वाले समय में घटने वाली घटना नहीं। भविष्य का मतलब है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, वो भविष्य है, वो फ्यूचर है। तो इसका जो परिचय होता है ये ह से है, यानी अंत शब्द जो है वो ह पे फिनिश्ड होता है। पास्ट में थ से संबंधित है और फ्यूचर जो है वो ग से संबंधित है। मैं एक हिंदी सेंटेंस लिख रहा हूं। आपको इस सेंटेंस के माध्यम से लिखने के दौरान आपको ये पता कर लेना है ये कौन सा टेंस है। मैं लिखता हूं, जैसे मैंने चाय पी लिया है। मैंने चाय पी लिया है। सुनकर ये सेंटेंस कैसा लग रहा है कि मैंने चाय पी लिया है। पी लिया है दैट मीन्स पीने का काम हो चुका है। अर्थात मैंने अभी अभी बताया कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब जो बीत गया है और फ्यूचर मतलब आने वाला समय जिसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये सेंटेंस मैंने चाय पी लिया है, ये कौन सी ग्रुप में आती है, कौन सा, इस कैटेगरी ग्रुप में आएगा या इस ग्रुप में आएगा या इस ग्रुप में आएगा। तो सीधा सा इसका आंसर है कि अगर अंत में ह पे फिनिश हो, कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर ह पे फिनिश होता है तो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट है। अगर ये थ पे फिनिश्ड होता तो निश्चित रूप से पास्ट होता। अगर ये ग पे फिनिश्ड होता तो निश्चित रूप से यह फ्यूचर था, निश्चित रूप से। अब हम लोग चलते हैं
कि हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लगभग समझ लिए हैं, लगभग समझ लिए। मैं सिर्फ परिचय करा रहा हूं, इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, मैं सिर्फ परिचय करा रहा हूं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं। टोटल 12 पार्ट, यानी 12 प्रकार के हथियार हमारे पास है। ये 12 प्रकार के हथियार को चलाना है, इसको चलाना सीखना है। जैसे 12 प्रकार के हथियार को अगर हम चलाना सीख गए तो इंग्लिश ग्रामर का जो मशीन है वो मशीन हम खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसलिए इस मशीन को अगर आप सही ढंग से समझना चाहते हैं तो टूल्स को समझिए और 12 प्रकार के जो हथियार हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले आते हैं इंडेफिनिट, ये एक हथियार है। फिर है कॉन्टिन्यूअस, फिर है परफेक्ट, फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इंडेफिनिट को सिंपल भी बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, या इसे इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। परफेक्ट को डेफिनिट बोला जाता है, डेफिनिट भी बोला जाता है। इंडेफिनिट को सिंपल बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट बोला जाता है, परफेक्ट को डेफिनिट बोला जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही बोला जाता है, बोला जाता है मतलब इसके कुछ कारण है, इसकी स्थिति अवस्था के अनुसार ये नाम पड़े हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और सिंपल मतलब सामान्य। ये दोनों में सिमिलरिटीज हैं। अब हमें समझना है कि इंडेफिनिट और सिंपल का मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप पहचानिएगा कैसे, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ये हो गया, अगर हम इसके पहले प्रेजेंट लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट लगा देते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर प्रेजेंट लगा देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर लगा देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके स्थान पर अगर हम लोग पास्ट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके पहले हम लोग फ्यूचर लगा देते हैं तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, टोटल 12 पार्ट हैं। ये जो 12 पार्ट है, जस्ट मिनट, हाफ मिनट का ब्रेक। तो ये समझ गए होंगे, आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पहला टूल्स के बारे में, जो प्रेजेंट ग्रुप के अंतर्गत है और इसका नाम इंडेफिनिट है। तो हम लोग बात करते हैं पहला हथियार के बारे में, पहला टूल्स के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले आपको पहचानना है। क्या पहचानना है? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
कौन कौन से सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें समझना है। अक्सर आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एमिजार का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, जिसको मैं अभी बताऊंगा कैसे गलत है। तो पहचान में हमको दो चीज को समझना है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस को स्टडी करेंगे। एक सेंटेंस वैसे हैं जो कार्य स्टार्ट करते हैं और एक गैप कर लेता है, गैप, फिर यही काम यहां पर रिपीट होता है, फिर एक गैप होता है, फिर ये काम रिपीट होता है, फिर ये गैप होता है, फिर रिपीट होता है, फिर गैप होता है, फिर रिपीट होता है, फिर गैप होता है, फिर रिपीट होता है। तो जो गैप होता है फिर रिपीट होता है, ऐसे कार्य जो हैं ये बड़े सिंपल हैं, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जैसे आप रात को भोजन करते हैं, रात को भोजन किए, एक गैप हो गया, फिर दूसरे दिन रात को भोजन किए, फिर गैप हो गया, फिर तीसरे दिन रात को भोजन किए, गैप हो गया। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ये अति सामान्य विषय है, अति सामान्य विषय है ये। हाँ, तो ऐसे सेंटेंस जो बार बार गैप करके वो रिपीट हो, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, और ये एक कैटेगरी है। तो मैक्सिमम सेंटेंस को अगर आप कलेक्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसके गैप होते हैं, तो आपको लास्ट जो वर्ड मिलेंगे वो ता है, ती है, ते है, ये सब मिलेंगे। ऐसे वर्ड ता है, ती है, ते है किस प्रकार के सेंटेंस में मिलेंगे? जो रिपीट होती है, गैप हो जाती है, रिपीट होती है, गैप हो जाती है। ऐसे सेंटेंस इसके लास्ट में ता है, ती है। और एक प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, एक प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं जिसमें ये रिपीट गैप की बात नहीं होती है। इसमें इंट्रो दिया जाता है किसी वस्तु का या फिर किसी पदार्थ का, किसी जगह का इंट्रो दिया जाता है, या फिर उसके गुण एवं दोष बताए जाते हैं। गुण एवं दोष, गुण एवं दोष, अवस्था या स्थिति भी बताई जाती है, स्थिति भी बताई जाती है। अब हम देखते हैं, जैसे यह राम है, मैंने इंट्रो कर दिया। दूध मीठा है, मैंने गुण बताया। रोटी बासी है, ये भी गुण है, एक दोष भी कह सकते हैं। अवस्था, वह बुखार में है, या फिर वह प्यार में है। ऐसे वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर एक लेकिन है, लेकिन बट कंडीशन, यहां पर हमको कंडीशन चेक करना है। यहां कंडीशन के आधार पे लगेगा, लेकिन यहां पर आप बेफिक्र लगा सकते हैं। यहां बेफिक्र लगेगा, और यहां कंडीशन है, कंडीशन समझना है। यह विषय थोड़ा जटिल है, इसलिए इसको समझना जरूरी है, लेकिन हम इसको आराम से लगा सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस पे भी बात करूंगा और इस पे भी बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इस कैटेगरी का मैं बात करूंगा, जिसके अर्थ में ताहे तीहे हैं। उसके बाद ये फिनिश करने के बाद ये ग्रुप पे मैं बात करूंगा, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फेज 1, इसका पहचान, रिपीट गैप, रिपीट गैप, रिपीट गैप, रिपीट। मतलब ता है, ती है, ते है, ईटीसी। जैसे मैं लिखता हूं, हम लोग घर जाते हैं, अति सामान्य है, आप लोग एक बार जरूर कर लिए हैं। मैं इसको थोड़े से अलग स्टाइल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग घर जाते हैं। अब बात यह है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है, यहां तक हम लोग समझ लिए हैं। अब बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का या टेंस का काम क्या है। काम, इसके दो काम हैं। एक, सेंटेंस को अपने 12 के 12 घर में किस घर में जाएंगे उस घर में भेज देना। जैसे सेंटेंस को 12 के घर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के घर में वह भेज देगा, ये पहला काम है। और दूसरा काम जो है, इसको उस घर के भेजने के पश्चात हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का क्या स्थिति रहेगा इसकी जानकारी देगा। अब ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस को हम लोग सेंटेंस में ही बदलेंगे, ना कि टेंस में बदलेंगे। इसलिए टेंस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। यानी दूसरी जो भ्रम फैली हुई है, दूसरा जो भ्रम फैला हुआ है या गलतफहमियां फैली हुई है कि टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो टेंस का स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। स्ट्रक्चर किसका होगा? स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, क्योंकि हम सेंटेंस को सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो सेंटेंस को सेंटेंस में बदलेंगे, तो ये हिंदी सेंटेंस है, तो हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश सेंटेंस में बदलेंगे। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग बता दिए थे। 5 प्रकार के क्या क्या? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के सेंटेंस में हमें समझना है कि ये असर्टिव को हम कैसे पहचानें, ये हमको पहचानना है। हम पांचों को इंट्रोडक्शन देंगे, आपको पहचानने का तरीका बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं असर्टिव के ऊपर डिस्कशन। आप जहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक लय के साथ सीखना है, हर पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपका इंग्लिश तैयार हो। ना कि टेंस पढ़ने के बाद हम स्ट्रक्चर के माध्यम से टेंस पढ़ लिए, कुछ ट्रांसलेशन बना लिए, टेंस कवर, मैंने इंग्लिश भी नहीं सीख पाया, ऐसा ना हो। तो सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर वर्ब लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, अदर वर्ड्स रहे तो अदर वर्ड्स भी रह सकता है। ये टेंस, ये सेंटेंस के 3 मुख्य पार्ट हैं। ये हेड है, ये बॉडी है और ये कमर से निचला भाग। मतलब एक इंसान को लेंगे तो ये सब्जेक्ट हेड है,
और ये बॉडी जो है हमारा ये वर्ब है, और कमर के नीचे का पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इंसान को अगर हम ऐसे लेते हैं तो इसके हम लोग 3 खंड कर दिए। ये हो गया हेड, और ये हो गया मिडिल टर्म, और ये हो गया लोअर टर्म। तो ये लोअर टर्म जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये मिडिल टर्म जो है ये मिडिल पार्ट है, और ये सबसे ऊपर टॉप पार्ट है। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी सेंटेंस को प्राप्त कर पाते हैं तो ये सेंटेंस असर्टिव होगा। इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं। ये एक कथन है। जैसे मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन ये पूछने के बाद मैंने क्या किया, आपसे कुछ मांगा, आपका नाम क्या है। आप सामने रहकर हमको उत्तर दीजिएगा कि हाँ मेरा नाम राम है। लेकिन कथन में सामने वाले से कुछ प्राप्त नहीं होता है, ये कथन होता है। जैसे ये कलम है, तो इसके बदले में सामने वाला क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो स्टेटमेंट हो गया। जो स्टेटमेंट जो होते हैं वो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बनावट होती है, ये बनावट। तो सब्जेक्ट की ये बनावट होती है। तो अगर हम इसी के आधार पर ढाल देते हैं, किसी सेंटेंस को ढालने में सफल होते हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा। अब असर्टिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर होता है। अब असर्टिव सेंटेंस के पास जब टेंस का रोल स्टार्ट होता है, टेंस जब स्टार्ट करता है अपना भूमिका, तो वह कहता है कि अगर ताहे तीहे वाला कैटेगरी में सेंटेंस हो तो आप सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट जरूर लगाइए। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर वर्ब के 2 पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे और मेन वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो आप V2, V3, V4 का प्रयोग ना करें, V1 और V5 का प्रयोग करें और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ये सिर्फ क्या दे रहा है, पहचान करा दे रहा है, पहचान। ये पहचान करा दे रहा है। ये V1, V2, V3, V4, V5 है। अगर हम इसको रिफ्रेश करके लिखते हैं, इसको अगर हम रिफ्रेश करके लिखते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का 1 या फिर 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट, मेन वर्ब का 1 या 5वां रूप और ऑब्जेक्ट। ये कहां से उभर के आया, असर्टिव सेंटेंस उभर के यहां पे आया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां से आया था और ये जब टेंस ने अपनी भूमिका निभाई तो ये ऐसा बन गया। लेकिन एक र्यूमर यह बन चुकी है कि ये स्ट्रक्चर जो बना है ये टेंस का है। नहीं, ये स्ट्रक्चर टेंस का नहीं है, ये स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का है। तो ये कंफ्यूजन निश्चित रूप से क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। तो टेंस की भूमिका क्या है, टेंस की भूमिका सिर्फ ये है कि वह हिंदी सेंटेंस को पहचान कर बता देगा कि 12 कैटेगरी में वो किस कैटेगरी में जाएगा, और उसके बाद वो इस सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उस स्ट्रक्चर में वर्ब का क्या स्थिति रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, क्या क्या मैटर यहां पर होना है, वो टेंस बताएगा। जैसे वर्ब में बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। मेन वर्ब का प्रयोग V1, V2, V3, V4, V5 में V2, V3, V4 का प्रयोग नहीं होगा, V1 और V5 का प्रयोग होगा। अगर हम इसको और भी क्लियर शब्दों में यहां पर लिख देते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किस घर में गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया है और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर 5वां रूप फिर ऑब्जेक्ट। ये निकल के आया। हम सेंटेंस लिए क्या थे कि हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा
यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। ये एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। तो सबसे पहले हमें किसी सेंटेंस में क्या ढूंढना है, किसी सेंटेंस में हमें ढूंढना है कि वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब होता है काम या कार्य। तो यहां पर कार्य क्या है, जाना कार्य है। और जाने का काम कौन कर रहा है, यानी काम करने वाला कौन है, काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, तो हम लोग हैं। और उद्देश्य क्या है, काम का उद्देश्य, यानी काम का उद्देश्य हमें जानना है। कहां है, घर तक जाना है। तो जाना हो गया वर्ब, घर हो गया उसका उद्देश्य, और जाने का काम जो कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब 1 या तो 5 बैठाना है, फिर ऑब्जेक्ट बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट में कौन है, सब्जेक्ट में हम लोग हैं, इसका इंग्लिश हो गया वी। अब मेन वर्ब 1 और 5, तो गो होता है। तो गो के 5 रूप क्या होते हैं गो होते हैं, वेंट होते हैं, गॉन होते हैं, गोइंग होते हैं और गोज होते हैं, जिसमें हम वेंट, गॉन और गोइंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी गो और गोज का प्रयोग करेंगे। तो हालांकि इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं बता देता हूं, यहां पर गो का प्रयोग होगा। अब क्यों होगा, ये प्रश्न बन जाता है। तो वी गो, उसके बाद यानी हम ये ले लिए, ये ले लिया, अब ऑब्जेक्ट को लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य, घर। घर का इंग्लिश हाउस होता है, होम भी होता है। तो होम और हाउस में एक अंतर है, यह समझना जरूरी है कि अगर वी गो, अगर हाउस के जगह पर होम लिखे तो यहां पर ये टू का प्रयोग नहीं होता है। इसके भी कारण है, मैं कारण भी बताऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे तो ये टू यहां पर नहीं हुआ, और होम के टू यहां पे हुआ, पर होम पर टू का प्रयोग नहीं हुआ। तो मैं इसे बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट कमेंट बॉक्स पे कमेंट आए तो वी गो टू होम, सॉरी, वी गो टू हाउस, वी गो होम, ये इसको ट्रांसलेट हम कर सकते हैं या कर लिए। अब बात यह है कि एक प्रश्न यहां पर खड़ा है कि हम V1 कहां लगाएं और V5 कहां लगाएं। तो हम और 2-4 सेंटेंस के एग्जाम्पल लेंगे। जैसे राम घर जाता है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब 1 या 5, तो यहां पर 5 लगेगा, गोज टू हाउस। तो यहां पर पहले में लगा था, पहले वाला सेंटेंस जो था उसमें था वी गो टू हाउस, राम गोज टू हाउस और वी गो टू हाउस, यानी राम के साथ गोज और इसके साथ गो लग गया, यानी इसके साथ V5 और इसके साथ V1। अब प्रश्न है कि V5 को कहां लगाते हैं और V1 को कहां लगाते हैं, जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूंगा। इस वीडियो पर इतना ही, धन्यवाद।